डियर एससीए कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप सबकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही है, बिकॉज अब ये है लास्ट मंथ। एंड लास्ट मंथ में मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि आपकी फीलिंग्स कैसी हो रही होंगी, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैम, लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ में क्या करना चाहिए? मैम, बहुत ज्यादा जो है पैनिक हो रहा है, बिकॉज सिलेबस बहुत सारा है एंड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मैम, थ्योरी है। मैम, पेपर के कैसे क्वेश्चन आएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड आई टोटली एग्री। जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ में थी तो मुझे भी ऐसे बहुत सारे कंसर्न आते रहते थे। एंड कंसर्न होना बहुत ही सही बात है, बिकॉज आप जो है एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। एंड कुछ हद तक देखो, डर भी बहुत अच्छी बात है, बट एक बात ध्यान रखना, डर के आगे जीत है। एंड देखो, लाइक पैनिक करने का तो कोई फायदा नहीं है, बट आपके पैनिक का सॉल्यूशन हम जरूर लेके आ सकते हैं। एंड वो सॉल्यूशन क्या है? हम लेके आए हैं आपके लिए एसीसी का एग्जामिनेशन रिपोर्ट एनालिसिस। तो देखो, एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या है? वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि एग्जामिनेशन नोट से होंगे एंड उनको नहीं पता कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या है। तो देखो, कहते हैं ना कि इंसान वही जो गलतियों से सीख लेता है एंड अगली बार वो गलती नहीं होने देता। बट हम और एसीसी खास करके एक बात कहते हैं कि सबसे बढ़िया तो यही बात है कि दूसरों की गलतियों से सीखो कि किसी और ने क्या गलतियां की हैं एंड आप वो गलतियां ना कीजिए। ठीक है, ठोकर खा के हम सीखते हैं, बट किसी और की ठोकरों से सीख लें और पहले ही वो रोक लें, तो वो तो सबसे बढ़िया बात है ना। एंड वैसे भी जब बात होती है ऑडिटिंग जैसे पेपर की, तो वहां पर हम पहले यही करते हैं कि कंट्रोल लगा लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं, ताकि आपको करेक्शन और डिटेक्शन तक की नीड ना ही पड़े। तो ऐसा ही कुछ है हमारे पास एसीसीए का एग्जामिनेशन रिपोर्ट। एसीसी एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या है? एक बहुत ही अल्टीमेट रिसोर्स बाय एसीसी। देखो, मेरी एसीसी जर्नी में तो इस रिसोर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्यों रहा है, अब बताती हूँ। देखो, एसीसी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्या होता है, पिछले अटेम्प्ट्स का, दो अटेम्प्ट का कंबाइंड ये आता है। क्वेश्चन होता है, लाइक एक्सट्रैक्ट होता है क्वेश्चन का, पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं होता है। एंड उनके सजेस्टेड आंसर्स भी होते हैं एंड स्टूडेंट ने क्या गलतियां की हैं वो होता है। एंड एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के कमेंट्स होते हैं कि बच्चों ने ये क्वेश्चन जो है कैसे अटेम्प्ट किया है एंड एक्चुअल में हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। अब देखो, इससे बेटर क्या होगा जब एग्जामिनर ही आपको खुद से गाइड कर रहा है कि मेरी तुम्हारे से ये उम्मीदें हैं, तुम मेरी इन उम्मीदों पे खड़े उतरो, क्या चाहिए मुझे। तो देखो, अब अगले अटेम्प्ट में जाने से पहले अगर आपको यही पता चल जाए कि एसीसी को आपसे चाहिए क्या एंड वो किस बेस पे मार्किंग करते हैं, अल्टीमेटली इसमें देखो मार्किंग गाइडेंस भी आ गया, एसीसी के लिखने का तरीका भी आ गया एग्जाम को, एंड उनकी एक्सपेक्टेशंस भी आ गई, बच्चे कहाँ अटकते हैं वो भी आ गया। तो हुआ ना अल्टीमेट रिसोर्स। मैं तो मानूंगी ये कॉकटेल है। ठीक है, कॉकटेल है जिसमें अलग अलग तरह के फ्लेवर्स आ रहे हैं। तो चलिए देखिए, इस बार जो है एग्जामिनेशन रिपोर्ट रिलीज हो चुके हैं मार्च एंड जून 2025 अटेम्प्ट के। एंड आज जो है हम करने जा रहे हैं मार्च जून 2025 का एसएससी एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो चलिए पढ़ते हैं। देखो, इसको क्रैक्स वाइज जो है मैं आपको लाइक मेन पॉइंटर्स जो है बताती जाऊंगी, बट यस, आई वुड रेकमेंड कि आप इसको पढ़ेगी कैसे। तो देखो, मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक हाउ टू यूज। तो देखो, यूज करने का एक बेस्ट वे क्या है? पहले करो अपना सिलेबस कंप्लीट, देन उसके बाद उसको करो रिवाइज, देन अटेम्प्ट करो मॉक, मॉक या फिर क्वेश्चन पेपर, और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, एंड रीड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑफ द सेम पेपर। ठीक है, तो ये है आपके लिए टिप कि आप इसको कैसे यूज करोगे।
ठीक है, तो ये होगी मेरी तरफ से एक आपका यूज करने का वे आउट एंड रिपीट द प्रोसेस 2 और 3 टाइम। ठीक है, तो अगर आप ये प्रोसेस 2 से 3 बार कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा एंड आप जो है डिटेल में इसको कर पाएंगे। तो अब है एसीसी का एग्जामिनेशन रिपोर्ट 2025 का अटेम्प्ट का। तो गाइज ये आपको कहाँ पर मिलेगा? माई एसीसी में आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी लिखोगे तो भी आपको जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आज का एसीसी एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है डिस्कस करते हैं, क्या है ये। अब देखो सबसे पहली बात इसमें ना आपको पेपर के पैटर्न का आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास डबल ए का पेपर जो होता है स्किल लेवल में बाकी पेपर से डिफरेंट होता है। तो पेपर पैटर्न भी आपको इन्होंने समझाया हुआ है कि एस की एक ऐसा होता है जिसमें कि हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है ओटी केस बेस होता है एंड सेक्शन बी जो होता है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स बेस होता है। सेक्शन ए में हमारे पास क्या होता है? बेसिकली 30 मार्क्स का सेक्शन ए होता है, जिसमें कि मेरे पास क्या होते हैं, सारे क्वेश्चन कंपल्सरी होते हैं। हमारे पास 3 तरह के सिनारियो होंगे, 3 सिनारियो में हमारे पास 5 क्वेश्चन होंगे। तो 3 सिनारियो एंड तीनों सिनारियो में आगे मेरे पास 5-5 क्वेश्चन, बेसिकली 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन इन सेक्शन ए। एंड अगेन मेरे पास सेक्शन बी आता है, जिसमें कि एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का एंड अगला क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का। तो ये जो होता है मेरा पेपर पैटर्न होता है। एंड अब देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया से जो है ये टेस्ट किया जाता है। अब कुछ ऐसे एरियाज जो होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं और मैं क्लासेस में भी बच्चों को बोलती हूँ कि हम जो है वो एरियाज नहीं छोड़ सकते हैं, पेपर में वो आने ही है। अगर मैं लाइक यहाँ पर भी लिखूं तो कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जो कि पेपर में आएंगे आएंगे। जैसे कि आपका रिस्क का क्वेश्चन, आपका रिपोर्टिंग का क्वेश्चन, और मैं ये सेक्शन बी की बात कर रही हूँ। एक आपका एरिया जो आ जाता है एथिक्स का एरिया आ जाता है एंड आपका एरिया आ जाता है प्रोसीजर्स का। प्रोसीजर जो कि मैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर को इंक्लूड कर रही हूँ। एंड एक आपका आ जाता है कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल वीकनेसेस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड अगेन एक रिकमेंडेशन वाला एरिया। अगर मैं इन एरियाज की मिलके बात बोलूं ना बच्चों, तो ये एरियाज आपके पेपर में 40 to 50 मार्क्स जो है कवर करते हैं। तो आप ये देखो मेजॉरिटी ऑफ एरियाज यहाँ से कवर होते हैं। तो आप जहां से भी पढ़ रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आप अगर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट भी हो तो एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस ये एरियाज आप डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से प्रैक्टिस कीजिए। एंड उसके लिए आपको देखो रिस्क का क्वेश्चन हो, आपका अगेन अगर तो, रिपोर्टिंग में मटेरियलिटी की कैलकुलेशन हो, आपका प्रोसीजर का क्वेश्चन हो, तो इन तीनों एरियाज के लिए आपको क्या चाहिए? अकाउंटिंग नॉलेज। ठीक है, तो आपको चाहिए अकाउंटिंग नॉलेज। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है ना। अब हम चलते हैं आगे कि हमारा ये क्या है, कैसे चलेगा हमारा एसीसीए का एग्जामिनेशन रिपोर्ट एंड कैसी तरह की इसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो देखो आप देख रहे हो ये सेक्शन ए बेस्ड क्वेश्चन है एंड ये आपको क्या बता रहे हैं कि आप कौन हो? ऑडिट सुपरवाइजर हो एक स्पेसिफिक कंपनी के एंड ऑडिट जो है ईयर एंडिंग फेज पे है, कंप्लीशन फेज पे है, पीपीटी मेरे पास है। बेसिकली यहाँ से कहीं ना कहीं मेरे पास मटेरियलिटी आ सकती है एंड देन इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में दिया हुआ है, पी एंड एल रिलेटेड, बैलेंस शीट रिलेटेड, यानी कि मैं स्टेटमेंट निकाल सकती हूँ। तो परचेज का है, रिसीवेबल का है, डेप्रिसिएशन का है, कुछ इंफॉर्मेशन आई एंड फाइनेंस डायरेक्टर हैव रिफ्यूज टू एडजस्ट दिस मिसस्टेटमेंट। तो अगर मिसस्टेटमेंट वो मना कर दे, मटेरियल हो और मटेरियल एंड परवेसिव हो, ठीक है, उस वाले केस में क्या एक्शन लेना है उस बेसिस पे हो सकता है। तो मैं आपको जस्ट गाइड कर रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के हैं एंड ये क्वेश्चन रिपोर्टिंग का एरिया है एंड वो देखो आप सेक्शन ए में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसे रिजिडिटी रख दो कि कोई क्वेश्चन सेक्शन ए में नहीं आएगा सिर्फ बी में ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि साथ साथ रिपोर्टिंग का क्वेश्चन जो है ए में भी आ जाए।
जैसे कि आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट फॉर द ऑडिटर टू इशू अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो आपको एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है कि मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगेन उसके अलावा फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इस वाले पॉइंट पे मैं कुछ जो है बात एक्सप्रेस करना चाहूंगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मुझे आके बोलते हैं मैम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, एक पार्ट सही हो गया एक गलत हो गया, क्या मैम पार्शियल मार्क्स मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन का एक पार्ट गलत है तो वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पर कोई स्टेप मार्किंग ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं होती है। तो अगर आपका थोड़ा सा क्वेश्चन गलत, सारा गलत। अब मैं डिस्कस करना चाहूंगी एक्चुअल में सेक्शन बी बेस्ड एरियाज। तो बच्चों ये क्या है, हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया आता है, is based on P company, which is a retailer of food and housing item with a large network of stores across the country. This question tests the candidate knowledge, the auditor responsibility for fraud and error, audit risk and responses, substantive procedure for trade discount receivable, ethics, थ्रेट एंड सेफगार्ड, सब कुछ ही आ गया। देखो सब कुछ है, ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि लाइक खोला एंड ये बफे हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें प्रोसीजर भी है। प्रोसीजर एक बात ध्यान रखना, किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर प्रोसीजर पूछा गया है तो आपका आंसर उसी के अराउंड घूमना चाहिए। एंड मैं नॉर्मल क्लासेस में भी बहुत बार बच्चों को बोलती हूँ कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि ना एग्जामिनर के प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट रहते हैं, जैसे कि रिसीवेबल हो गया, गुडविल हो गया, प्रोविजन से रिलेटेड हो गया, नॉन करेंट एसेट रिलेटेड हो गया, डायरेक्टर का बोनस हो गया, पेरोल रिलेटेड एरियाज हो गया। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि ना रेपिटेटिवली देखे गए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इन्हीं में से आता है, बट मैं ये कह रही हूँ कि ये एरियाज ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा रेपिटेटिव बेसिस पे आते हैं। डायरेक्टर का बोनस हो गया, ठीक है, बैंक लोन रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, तो राइट डाउन ऑफ डेट्स हो गया। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि रेपिटेटिव बेसिस पे आते रहे हैं, आप इनका ध्यान रखिएगा एंड इनके रिगार्डिंग ये प्रोसीजर जरूर प्रैक्टिस करते रहो। प्रोसीजर का एक ही रामबाण होता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर के केस में, एक्शन, सोर्स एंड पर्पस। मेक श्योर कि अगर आप एक्शन, सोर्स या पर्पस में से कोई एक भी पॉइंट अपने आंसर में मिस कर गए हैं तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपको आधा नंबर मिलेगा, चाहे आपकी लाइन प्रॉपर बन रही है। तो ASP, ए इज योर एक्शन जो कि होता है हमारा वर्ब, एस इज मेरा सोर्स जो कि जैसे कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल है उसको आपने चेक करना है। ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड आप सारे एरिया देखोगे कि उसके रिगार्डिंगली इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिल सकती है। और खास करके ये ध्यान में रखो कि ट्रेड रिसीवेबल क्या है, मेरे लिए बैलेंस शीट आइटम है। एंड देन फिर पर्पस, उसी के रिगार्डिंगली जो असर्शन बैठेंगी, पर्पस मीन्स असर्शन, तो इसके रिगार्डिंगली जो असर्शन बैठेंगी वो कौन सी होंगी, मेरी बैलेंस शीट बेस्ड असर्शन। ठीक है, तो वो अगर बाय चांस क्वेश्चन में न्यूमेरिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप उसकी कैलकुलेशन रिलेटेड भी बात कर सकते हो प्रोसीजर्स के रिस्पेक्ट में। अब एथिकल थ्रेड्स का क्वेश्चन है आपके पास। अगेन यहाँ पर एक एरिया आपको दिख रहा है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग फ्रॉड। एंड हम जानते हैं कि हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द फ्रॉड होती है किसकी, मैनेजमेंट जी की। एंड ऑडिटर का काम तो क्या होता है कि अपना काम अच्छे तरीके से करना। अगर ऑडिटर ने अपना काम अच्छे से किया है, एविडेंस कलेक्ट की है, अपनी ड्यूटीज पूरी की हैं एंड अलर्ट रहा है, देन उसके बाद उसका बाद में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो देखिए, explain the responsibility of C company under the ISA 250 to 40, the auditor responsibility in relation to fraud in an audit of financial statement. तो बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जर्नल एरिया बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पेपर में अराउंड 4 to 8 मार्क्स का जर्नल एरिया बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। 4 नंबर का है, मतलब कि आपको 4 पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत है। एंड एक बात और देखो, पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मैम एक छोटी सी लाइन लिख दी, नो, आपको लाइक ये वाले एरिया में तो फिर भी आपका 1.5 लाइन जितना बन सकता है। बट वैसे अगर आपको जो है ये रिस्पॉन्स एरिया बेस्ड लिखना है तो आप कैसे करोगे, 1.5 से 2 लाइन जितना या 2.5 लाइन जितना एक छोटा सा पैराग्राफ फॉर्म में इसको लिखोगे। छोटे छोटे पैराग्राफ जो होते हैं, प्यारे प्यारे से छोटे छोटे पैराग्राफ, उस वाले फॉर्म में पैराग्राफ फाइंडर में जाओगे, एक सिंगल शॉर्ट लाइन वाली फॉर्म में लिखना, इग्नोर करना, पहली बात। अब दूसरी बात ये, अगर सिनारियो में कुछ अगर इंफॉर्मेशन है हमारे पास एंड उस सिनारियो से लिंक करते हुए आया है तो ध्यान रखिएगा पार्टीज का नेम यहाँ पर जरूर लिखिएगा, तभी जो है एक अट्रैक्शन आता है कि हाँ आप सिनारियो में हैं। एंड मैं बच्चों को एक बात हमेशा बोलती हूँ, ऑडिटिंग का पेपर जब है ना,
थिंक लाइक एन ऑडिटर। पेपर देने जा रहे हो ना, देखो डर सबको लगता है, मुझे भी लगता था, हो सकता है मुझे आपसे ज्यादा डर लगता था, और मैं सच में बोल रही हूँ, जब मैं एक स्टूडेंट थी तो मैं पेपर में रोने लग जाती थी, एंड दैट इज ट्रू स्टोरी, है ना। तो बट आपको क्या करना है, आप जब पेपर में बैठने जा रहे हैं, ऑडिटिंग तो इतना अच्छा पेपर है, थिंक लाइक एन ऑडिटर, एज कि ये इसमें बहुत बड़ी कंपनी का ऑडिटर हूँ, केपीएमजी का ऑडिटर हूँ, सब ढूंढ देंगे हम। तो ऐसा थॉट प्रोसेस लेके जाइए। देन 1 मार्क was available for each explain point, ये बता रहे हैं, एग्जामिनर बता रहे हैं कि इसकी हमने केस बेस पे मार्किंग की है। Therefore, candidate should have provided 4 well explained point. It is important to ensure that the point are fully explained and it was a common to see candidate only gaining half mark rather than 1 mark. ठीक है, देखो ऐसा भी है कि यस की लाइक आधे आधे मार्क्स भी मिले हैं, क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर जो है लाइक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। For example, simply stating auditor has to obtain reasonable assurance that the financial statement are free from material misstatement is awarded half marks. To gain the other half marks, answer need to add whether the caused by fraud or error. और आपको फिर जस्टिफाई करना है कि ये जो सिचुएशन है वो फ्रॉड के कारण हो रही है या एरर के कारण हो रही है, जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। अब अगेन केयर क्या करेंगे, हमें केयर लेके चलनी है व्हेन रीडिंग द रिक्वायरमेंट टू इंश्योर दैट आंसर द फोकस ऑन राइट इश्यूज। तो आपको क्या करना है, तो जो आपका सही आपको केयर प्रॉपर इवैल्यूएशन करके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, सम कैंडिडेट इनकरेक्टली फोकस देयर आंसर ऑन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पाइट द रिक्वायरमेंट ओनली रिलेटिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कुछ ऐसे देखो, अभी इन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि कुछ ऐसे कैंडिडेट से इन्होंने क्या किया है, रिगार्डिंग किसके ऊपर फोकस किया है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्स। हमारा आंसर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, घुमाओ मत, बाईपास मत कर जाओ, वो ये कह रहे हैं। तो यस, इसके लिए क्या जरूरी है, आपको क्या ध्यान में रखना है, कैंडिडेट मस्ट टेक फुल टाइम टू केयरफुली रीड एंड आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स इन द रिक्वायरमेंट टू इंश्योर देयर आंसर इज रेलेवेंट। एंड ये ना बहुत बार सच में होता है, सच में ऐसे होता है, लाइक मेरे पास भी बच्चा बोल के आता है, मैम ये क्वेश्चन ना नहीं हो रहा, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ के देती हूँ, मैम 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 आ गया समझ, राइट, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ा, क्योंकि पेपर है, पेपर में आपका दिमाग जो है प्रेशर कुकर की तरह फट रहा होता है, आई डू अंडरस्टैंड। तो ऐसा नहीं करना है आपको। नाउ नेक्स्ट, 8 audit risk and explain auditor response of each risk in planning the audit of P company। ठीक है, ये तो देखो वैसे आपको सिनारियो में ही पता चलेगा, और आपके पास रिस्क रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। अब आपको क्या करना है, देखो लाइक जब भी ये क्वेश्चन आता है ना रिस्क एंड रिस्पॉन्स वाला, ये ना टी फॉर्म में होता है, एक टी फॉर्म आप टेबल बनाते हो, एक साइड रिस्क, दूसरी तरफ उसी के रिस्पॉन्सेज होते हैं। जब आप रिस्क और उसके रिस्पॉन्स की बात कर रहे हो ना, तो आपको एक बात का खास करके ध्यान देना है, रिस्क क्या है, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत हुआ जिसके कारण वो रिस्क अराइज हो सकता है, और ट्रीटमेंट गलत हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, ये रिस्क है। ठीक है, रिस्क है कि ये गलत हो सकता है, तो क्या गलत हो सकता है जिसके कारण वो रिस्क अराइज हुआ, एंड देन फिर उसके बाद कि उसका एक्चुअल में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए था, ये आप एक्सप्लेन करते हो जाओ। एंड देन फिर उसी का रिस्पॉन्स की आप क्या सजेस्ट करते हो कि ऑडिटर को क्या एक्शन लेना चाहिए। एंड ध्यान रहे, एक्शन हम किसकी बात करें, ऑडिटर के एक्शन की, मैनेजमेंट के एक्शन की बात नहीं करनी है। बच्चों के 90% क्वेश्चन गलत होने का कारण क्या होता है कि हम ना आंसर में ये बता देते हैं मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स। नो, यू कैन डिस्कस मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स, ऑलवेज मेक श्योर रिस्पॉन्स ऑफ ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर इस सिनारियो में क्या एक्शन लेगा, ऑडिट रिलेटेड रिस्क है। ऑडिट रिस्क मतलब कि ऑडिटर एक गलत ओपिनियन दे देगा जबकि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, और गलत ओपिनियन क्या दे देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है बट एक्चुअल में तो वो ठीक नहीं थी। ठीक है, तो उसी चीज से हमें बचना है। अब मार्क्स आर अवॉइडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिस्क, रिस्क ढूंढना, आधा नंबर। ठीक है, जो आपका ये टेबल बनेगा ना, ये टेबल बनेगा, इस साइड हमारा जाएगा रिस्क, राइट, एंड इस साइड जाएगा आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, अब आपका जो ये रिस्क एंड रिस्पॉन्स जाएगा, जस्ट अ मिनट, तो रिस्क में आपने रिस्क ढूंढा, उसका हाफ मार्क्स, एंड देन उसको एक्सप्लेन किया कि किस फैक्टर के कारण रहे, रिस्क क्या है, क्या ट्रीटमेंट गलत हो सकता है, उसका हाफ मार्क्स, एंड रिस्पॉन्स का जो है 1।
तो ये ऐसे चलता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 पॉइंट लिखने हैं, 8 रिस्क के रिलेटेड एरिया, 8 उसके रिस्पॉन्स। एंड इसके लिए प्रॉपर आपको जर्नल नॉलेज चाहिए अपनी अकाउंटिंग वाले सिनेरियो की। द सिनेरियो विल टिपिकली कंटेन मोर देन द नंबर ऑफ रिस्क रिक्वायर्ड, और ये सच है, अगर आपको 8 बोले गए हैं ना तो वो आपको 10 से 12 जो है देगा। एंड आपको जो है ढूंढने हैं फिर वो जितने आपको चाहिए उतने पॉइंट करो, एक्स्ट्रा मत लिखो, खास करके ध्यान रखो, ज्यादा नहीं करना, टाइम नहीं है हमारे पास। तो यस, पहला काम क्या होगा, आइडेंटिफाई करना वो वाले फैक्टर्स जिनके कारण वो रिस्क अराइज हो सकता है। एंड आपको वो इन्फॉर्मेशन सिनारियो में से मिलेगी, इधर उधर नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन शुड बी, सिनारियो शुड बी रेड केयरफुली इंक्लूडिंग द ओपनिंग पैराग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे ना कई बार इग्नोर कर देते हैं, इस पे फोकस करो। राइट? क्यों? क्योंकि कई बार हमारे पास पॉइंट क्या हो जाते हैं, न्यू क्लाइंट, मल्टीपल लोकेशन, प्लानिंग टू लिस्ट। तो ये ओपनिंग पैराग्राफ में बहुत कुछ मिल जाता है। न्यू ऑडिट एंगेजमेंट, तो टाइम लिमिटेशन, ये पॉइंट्स कई बार हमें फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाते हैं जो कि रिस्क के लिए ही है। When undertaking this, read through the good exam technique to use the highlight function as provide visual aid for quickly spotting the quick risk. एंड ये सच बात है, जब कभी भी मैं भी ऐसे करती थी ना, अभी भी आप देख रहे हो कि मैं पॉइंटर्स को हाईलाइट कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, ताकि आपको चीजें दिखती रहे। और देखो, अब से भी प्लेटफॉर्म में भी आपके पास ये ऑप्शन है हाईलाइटर का। Having looked at the whole scenario, highlight the relevant point. Candidates should pick 8 strong point, reread them from the scenario, and then फिर अपना आंसर जो है साथ साथ ड्राफ्ट करते जाओ। एंड अगेन आप जो है, कैंडिडेट्स often use the copy paste function when drafting the answer for identifying the risk. However, care should be taken to ensure that risk is actually identified. Simply stating the fact from the scenario is not always the same as the identification of the risk. बच्चे पता है क्या कहते हैं, मैम ये ढूंढ सकते हैं, मैम नया क्लाइंट है, नया क्लाइंट है मान लिया, नया क्लाइंट होने से रिस्क क्या है ये कौन बताएगा। नया क्लाइंट है तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं होंगे, आप फेमिलियर नहीं होंगे, ठीक है, ये रिस्क हो सकता है। प्लानिंग टू लिस्ट है, ठीक है, दैट मीन्स कि मैनेजमेंट के पास चांस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है। टाइम की लिमिटेशन है, इसके मुझे नहीं पता इस सिनेरियो में क्या पॉइंट्स है, बट मैं वैसे ही जर्नल पॉइंट जो है डिस्कस कर रही हूँ। टाइम कम है, 1 महीने का ही टाइम है, डिटेक्शन रिस्क राइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जो है चीजें चेक करूंगी। उसके अलावा हमारे पास और क्या इसी सिनेरियो में रिस्क आ सकता है, टाइम कम में मैनेजमेंट भी जल्दी जल्दी जो है फाइनेंशियल्स को कंप्लीट करेगी, जिसके कारण एरर्स अराइज हो सकते हैं। देखो, बन गए पॉइंट्स। एंड एक बात बोलूं, अब 7 से 8 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करोगे ना, आपके अपने आप ही पॉइंट्स बनने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज जितनी बार मैंने देखा है कि लाइक बहुत सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन में से मिक्स मैच करके जो है पॉइंटर्स अपने आप जो है दिखे हैं, अभी तक के एक्सपीरियंस में। अब तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉलेज इज इंपॉर्टेंट एज ऑडिट रिस्क विल ऑफन फोकस ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो देखो, अब वो किस बेसिस पे होते हैं, देखो इन्वेंट्री का, प्रॉपर्टी का, बोनस का, यही वाले पॉइंट्स, यही वाले स्टैंडर्ड्स आपके लिए प्रोसीजर के लिए भी काम आएंगे। यही वाले स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो यही वाले स्टैंडर्ड आपके लिए यहाँ पर भी काम आएंगे। Candidate should expect a range of topic areas within the audit risk scenario, some of which may be more challenging than others. In this session, it was pleasant to see the candidate were able to confidently identify good cross section of risk. However, there was a significant minority of candidates who incorrectly identify as an audit risk that the internal audit department only visit stores every 24 months. दिस इज नॉट अ रिस्क देन द ऑडिटर वुड बी कंसर्न विद। ठीक है, तो देखो कहते हैं कुछ कुछ जो थे, लाइक लोगों ने, बच्चों ने अच्छे से किया, बट कुछ कुछ ऐसे भी थे जो नहीं कर पाए। ठीक है, हाँ, और ये क्या कहने की कोशिश करें, आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर, नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्सप्लेन द रिस्क। ढूंढो, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करो अच्छे से, मान के चलो कि वो बच्चा है, तुम ऑडिटर हो, तुम्हें सब कुछ पता है। अब to do this, candidate need to state specific areas of financial statement impacted with the assertion। अब देखो assertion क्या इफेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मुझे वो बता के चलना है। और रेफरेंस टू ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड और मिसस्टेटेड, यहाँ पे
मैं क्या करूंगी कि यस कि इससे मेरा इनहेरिट रिस्क, कंट्रोल रिस्क या डिटेक्शन रिस्क अराइज हो सकता है। देखो तीनों में से कोई भी एरिया चल सकता है, ये डिपेंड करेगा सिनेरियो टू सिनेरियो में कि आपको क्या लिखना है, कि ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यू हुआ है, या फिर लाइक यू नो कि आपके पास लाइक अजर्शन रिलेटेड इशू आ रहा है, या फिर एक एरिया आपके पास क्या आ रहा है, इनहेरिट कंट्रोल या डिटेक्शन रिस्क। ये आप सिनेरियो के बेस पे देख के जो है बता के चलोगे। नाउ if a balance is clearly understatement, then no credit would be awarded if candidate refer to the risk and the balance could be misstated. अब देखो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि अगर कोई बैलेंस है वो अंडरस्टेटेड है और क्लाइंट जो है बोल रहे हैं मिसस्टेटेड, मतलब हम एज एन आंसर जो है असेप्ट कर रहे हैं और दिख भी साफ साफ दिख रहा है, देन उस वाले केस में एग्जामिनर कहेगा घर बैठो, आपको पूरा मार्क्स नहीं मिल रहा, आपने जो है आंसर प्रॉपर नहीं दिया। The explanation of the risk must also clearly state specific area of the financial statement affected. तो आपका जो रिस्क है ना वो स्पेसिफिकली बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा एरिया इम्पैक्ट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू द लॉस ऑन डिस्पोजल only noting that non-current asset or the asset could be overstated would not be awarded credit. ठीक है, तो बेसिकली आपको ना बेसिकली ये बता के चलना है कि ये कौन सा एरिया जो इफेक्ट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आपको बस ये नहीं कहना कि एक बस ये खराब है, ओवर स्टेटेड है, अंडर स्टेटेड है। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली जो है दिख रहा है तो वो आप बता के चलोगे, अदरवाइज जो है नहीं मार्क्स मिलेगा। तो वो यही हर एक रिस्क के पॉइंट में पूरा क्वेश्चन जो है समझाते हुए बता रहे हैं। नाउ नेक्स्ट और हमारे पास क्या है, candidate often suggests that increased professional skepticism for a whole range of audit risk is valid. It's not suitable for auditor response for 1 month. देखो आप बहुत बार आंसर में भी है कि यस यूज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बट इसको पूरा अपने आप में आंसर मत मानो। ठीक है, इसको एज अ सप्लीमेंट्री एक और लाइन हम ऐड कर सकते हैं, बट बिकॉज सी ये अपने आप में ऑडिटर को रिस्पॉन्स में हेल्प नहीं करता है, तो इससे आपको मार्क्स तो मिलेगा बट आधा मिलेगा। देखो आप छोटी सी बात करोगे है बात बड़ी, बट हाँ थोड़ी जल्दी थोड़ी कंजूसी करोगे तो वो भी मार्क्स देने में कंजूसी करेंगे। Now, next, the delay processing accounting records was only the other risk which was gain credit need to be increase the professional skepticism. तो बताओ कि इसकी किस सिनारियो के कारण मुझे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो है देखने की जरूरत है, वो प्रॉपर बता के चलो। अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, फ्यूचर कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट ऑडिट रिस्क इज एंड विल कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द सिलेबस एंड मस्ट बी अंडरस्टूड। ये बता के चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में हम डालेंगे, इग्नोर नहीं करना। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे इंक्लूड एडिकेट क्वेश्चन प्रैक्टिस एज अ पार्ट ऑफ देयर रिवीजन ऑफ की टॉपिक्स। और देखो कितने अच्छे हैं एसएससीए वाले, क्वेश्चंस की लिस्ट दे दी है कि ये क्वेश्चंस है, पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, पास के हैं। कोई करेगा, कोई इंस्टीट्यूशन आपके लिए खुद से उन्होंने रेडी करके दिया एग्जामिनेशन लिस्ट में। नाउ अब देखो एक और क्वेश्चन का पार्ट था, सब्सटैंसिव प्रोसीजर ऑडिटर जो परफॉर्म करे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस इन रिलेशन टू ट्रेड डिस्काउंट रिसीवेबल फॉर बी कंपनी एट द स्टेट। अब देखो 1 मार्क पर प्रोसीजर, एंड ध्यान रहे एक्शन प्लस सोर्स प्लस पर्पस आपके प्रोसीजर के आंसर में होना चाहिए। अगर आप ये नहीं लिख रहे हो तो आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेगा। Now, many candidates fail to score well in this type of requirement because their procedures are vague or too brief. Test must be sufficiently detailed, notifying clearly which source document should be used and the evidence will be provided. Action source purpose. Candidate must ensure that they can distinguish between substantive procedure and test of control, as many candidates lose marks by giving test of control when requirements specify substantive procedure। और substantive procedure में क्या आता है आपको मैं बता चुकी, एक्शन भी, सोर्स भी, पर्पस भी। एंड मैं पता क्या करती थी, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन में, बताइए ऑलमोस्ट 99% केसेस में, वैसे तो मैं 100% बोलूंगी 99.999% केसेस में पेपर में सब्सटेंसिव प्रोसीजर जरूर आता है। तो जाते साथ अगर सेंटर बेस्ड एग्जाम है रफ पेपर जरूर मिलता है, एंड मैं बच्चों को सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही रेकमेंड करती हूँ। ठीक है, टीचर से जैसे ही आपको वहां पर इवेलुएटर होगा, रफ पेपर मिलेगा, ले लो, एंड देन पेपर स्टार्ट होने होते ही आप पेपर पे फटाफट एक्शंस के कीवर्ड लिख लीजिए।
सब, इंक्वायरी, कैलकुलेटरी, परफॉर्म, कंफर्म, डिस्कस, ठीक है, ये सारे एक्शंस लिख लिए। देन उसके बाद साइड पे लिख ली सारी असर्शन जो कि हमारी बैलेंस शीट बेस्ड एंड पीएनएल बेस्ड होती है। अब सोर्स डिपेंड करेगा आपके पास कौन सा प्रोसीजर पेपर में टेस्ट किया गया, और इससे क्या होगा, फटाफट आपको ना याद रहेगा कि इसमें ये वाला वर्ड यूज कर लूं, एक्शन वाला। और एक्शन तो सबसे लास्ट स्टेप है, पहले मुझे देखना होता है क्या मैं पहले अपना जो है असर्शन से चलती हूँ एंड अपना सोर्स देखती हूँ, देन फिर एक्शन पे जाती हूँ, या फिर पहले सोर्स देख के फिर असर्शन पे जाती हूँ एंड लास्ट में एक्शन पे जाती हूँ। Go vice versa in both the cases and then make your procedure, but make sure action, source and purpose तीनों जो है जरूरी है। Now, in this, a significant proportion of candidate incorrectly provided trade receivable procedures such as reviewing receivable allowance. The requirement was for trade receivable, discount receivable, but it seemed that candidate ignored the word discount. भूल गए जल्दी जल्दी में, भूख लगी थी, एग्जाम का टाइम, लंच टाइम था तो खा गए। ठीक है, सो टेक द टाइम टू रीड द क्वेश्चन अगेन। देखो बार 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 वो क्या बोल रहे हैं कि आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। नाउ अब एक क्वेश्चन हमारे पास क्या आया हुआ है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्री एथिकल थ्रेड्स विच में अफेक्ट सी कंपनी ऑडिट of this company and for each threat recommend appropriate safeguard. अब देखो आपको ध्यान में रखना है कि yes, for ethical threats and safeguard question, candidates are generally asked to identify and explain a set of number of ethical threats for a given scenario and give a relevant safeguard to address the threat identified. Candidate are awarded half marks थ्रेड को ढूंढने का, एंड फिर उसका हाफ मार्क्स उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एंड देन 1 मार्क्स फॉर सेफगार्ड। ये रिस्क के क्वेश्चन की तरह ही होता है। ठीक है, आधा मार्क्स ढूंढो क्या डर है, क्या थ्रेट है, एंड देन फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, उसका इम्पैक्ट, अगर वो थ्रेट राइज हो गया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रिटी के रिलेटेड इशू हो जाएगा, मैं अपना ओपिनियन अच्छे से नहीं दे पाऊंगी, क्या हो जाएगा, एंड देन फिर उसके रिगार्डिंग सेफ कर देंगे। तो टू बी अवॉर्डेड for half identification का marks, candidates are required to identify the issue from the scenario and then फिर correctly state which type of ethical threat it relate to. बहुत जरूरी है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, कौन सा थ्रेट अराइज हो रहा है वो बताओ। Both elements must be provided to earn half marks. दोनों चीजें आधे, ये देखो आधे नंबर के लिए इतनी मेहनत देखो आपको करनी पड़ेगी, आधे नंबर के कारण पास फेल हो सकते हैं। For example, simply identifying that auditor manager, like including the audit assistant who is the daughter of finance director of P company in the audit team is not sufficient. ये तो क्वेश्चन नहीं दिया, आपने क्या किया। कैंडिडेट ऑल्सो नीड टू स्टेट दैट इट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, क्योंकि उसकी बेटी है। फेमिलियरिटी थ्रेड, अब देखो रिश्तेदारियां परिवार में से ज्यादा फेमिलियर क्या है, और इंटीमिडिएट थ्रेड, और मैं देखो मानती हूँ कि घर वालों से ज्यादा कौन डरा सकता है। ठीक है, सो द थ्रेट अराइज फ्रॉम द रिक्वेस्ट बाय द फाइनेंस डायरेक्टर अबाउट एच कंपनी गोइंग कंसर्न स्टेटस वाज ओपनली इनकरेक्टली आइडेंटिफाई एज एडवोकेसी थ्रेट रादर देन इंटिमिडेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट। तो देखो यहाँ पर क्या आता है, इंटिमिडेशन की गोइंग कंसर्न रिलेटेड इम्प्लीकेशन हो सकता है। वो तो देखो, और लोग क्या कह रहे हैं, एडवोकेसी, एडवोकेसी तो क्या होता है, हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो बहुत जरूरी है सही थ्रेड को ढूंढना, एंड उसके लिए मैं क्या रेकमेंड करूंगी, अच्छे से ध्यान से थ्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन करो। बच्चे ना इन क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं, सबका ध्यान ना रिस्क, ठीक है रिस्क इंपॉर्टेंट है, लाइक प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है, बट थ्रेट इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थ्रेट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इजी भी है, तो पहले इजी वाली चीजों को हम ग्रैब करेंगे, है ना। तो यस, नेक्स्ट स्टेप इज क्लियरली एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्रेट, फिर उसका इफेक्ट हमें बताते हुए जाना है कि उसका क्या इफेक्ट होगा। कैंडिडेट ऑफन फेल टू डू दिस एंड मिस आउट द हाफ मार्क्स अवेल। तो आपको अगर ये देखना हो तो ये कैसा होगा, पहले आप देखोगे आइडेंटिफाई थ्रेट मतलब क्या है, लाइक कौन सा थ्रेट है, आइडेंटिफाई करना, इसका हाफ, देन उसका इम्पैक्ट, हाफ मार्क्स, एंड देन सेफ गार्ड। बचाव के देखो ज्यादा नंबर देंगे। तो ये क्या होगा आपका, इसका मार्किंग गाइडलाइन। देखो बच्चों, पेपर में ना एंटर होने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है मार्किंग गाइडलाइन पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको मार्क्स पता है ना
कि कैसे कैसे एसएससी मार्क्स दे रहे हैं, तो आपकी थोड़ी सी अप्रोच उसी बेस पे चल जाती है। नाउ द फाइनल स्टेप इज टू सजेस्ट द सेफगार्ड and important that the phased out action often candidate provide the objective rather than actions. आपका जो जो सजेशन होना चाहिए ना, वो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि इसकी क्या एक्शन ऑडिटर ले सकता है. To gain 1 mark available, the safeguard must give clear action. For example, the audit firm should inform B company that they cannot agree to the proposed fees. जैसे कि फीस रिगार्डिंग लिया है ना, कॉन्टीजेंट फीस रिगार्डिंग लिया है, तो मतलब आप सीधा सीधा बोल दोगे कि ये नहीं हो सकता, ये मना कर दो, डायरेक्टली एक्शन दो, रादर देन कि अच्छा देख लेना चाहिए, क्या करना चाहिए. नहीं, आप देखो ऑडिटर हो, फर्म होके बात करेंगे. नाउ ऐसे ही अब हमारे पास एक 20 मार्कर और क्वेश्चन था. देखो अगेन, based on H company, which is a home furniture retailing which sells from 20 stores across the country. Okay. So the question tells the candidate knowledge of outsourcing internal audit function and control deficiencies and recommendation. Control deficiencies आपको मैंने बोला ऑलरेडी आता है ये क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आउटसोर्सिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये आप लोगों को थ्योरी बेस्ड एरिया पता होना चाहिए. प्लस बाहर से करा रहे हैं, बहुत सारे फायदे होंगे एंड नुकसान भी होंगे. ये तो हो गया जनरल एरिया बेस्ड, और वो भी हम उसको लिंक करेंगे सिनेरियो से, अगर सिनेरियो रिलेटेड है एरिया. अब आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 8 deficiencies in H company system of internal control and provide control recommendation to address these deficiencies. एक बात याद रखना, 16 नंबर है, 8 पॉइंट्स है, सीधी बात, वैसे ही रिस्क के क्वेश्चन की तरह. और इस वाले क्वेश्चन को भी हम टी फॉर्म में करते होते हैं. यहाँ पर देखो मैं इसको भी रिस्क के क्वेश्चन की तरह आइडेंटिफाई करना, इसका मार्क्स एंड वो क्या डेफिशिएंसी है, किस एरिया में है, कौन सा एरिया, एंड उसका क्या इम्पैक्ट आ जाएगा, इम्पैक्ट, एंड देन फिर उसके बाद रेकमेंडेशन. ऐसे चलेंगे तब जाके ये सारा मिलके 1 नंबर देगा एंड ये रेकमेंडेशन जो होगा 1 मार्क्स का. अब एक बात जो है आपको खास करके ध्यान में रखनी है, जो रिस्क वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें तो हम चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे. जो कंट्रोल वाला चलता है ना, दैट इज ओवरऑल. ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में फेलियर हो सकते हैं वो. एंड जब कभी भी ये डेफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आए, आपको सोच क्या होनी चाहिए, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, दैट कुछ गलत है. ठीक है, ये देखो ये ना कुछ, ये सोच जब लेके हम चलते हैं ना, क्वेश्चन रीड करते हैं, तो हम चीजें अच्छे से जो है कर सकते हैं. मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज, हाफ मार्क्स. एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पैक्ट टू द कंपनी, उस डेफिशिएंसी के होने के कारण कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आधा नंबर. एंड अगेन अप्रोप्रिएट कंट्रोल रिकमेंडेशन एड्रेस ईच डेफिशिएंसी 1 मार्क्स. सेम वही जैसे कि बोला गया, सेम वही है, रिस्क के क्वेश्चन की तरह सेम वैसे ही है. तो देखो, फर्स्ट स्टेप इन टैकलिंग द डेफिशिएंसी इज टू रीड थ्रू द होल सिनेरियो इन फुल, gives the understanding of what potential answer point, and some deficiencies are easier to explain than other. Having look at the whole scenario, candidate should read it, grab the answer and go now. In a multi-cycle question such as H company, there is a likely to be good cross sections of point across each other. 3 cycle presented only 8 deficiencies are required. कई बार क्या होता है, कहते हैं कि आपके पास ना बहुत सारे एरियाज हैं और आपको चाहिए कम, तो ध्यान रख लेना आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो एक ही पॉइंट के अंदर ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ना अभी आपने देखो क्वेश्चन नहीं पढ़े हुए, तो क्वेश्चन रिलेटेड जो है ये हमारे लिए, आपके लिए बेसिकली अभी इम्पोर्टेंट जो होगा, रेलेवेंट नहीं हो पा रहा होगा. अब having identified deficiencies, candidate are required to explain the impact. फिर आप क्या करो, impact पढ़ो. Explanation need to be specified to each deficiency as it is not sufficiently state that this will result to fraud and error, as deficiencies can lead to increased fraud and error. ठीक है, देखो आप देखो सिंपल ऐसे बोल दो कि नहीं इसके कारण फ्रॉड एरर हो जाएगा, पता ही है कमी है तो एरर होगा ही होगा ना. तो बेसिकली आपको ये बताना है कि हाउ
ये फ्रॉड एरर होगा, बट कैसे होगा ये बता के चलो, वो तो उनको भी पता हो जाएगा, तो वो कैसे होगा ये बताना है ना, आप ऑडिटर हो, स्पेशल बात आपने बतानी है। नाउ दिस सेशन it was apparent that some deficiencies were misunderstood by candidates. For deficiencies of a credit check not always being performed by all the customer, a significant proportion of candidate refer to a loss of revenue or customer goodwill. अब देखो loss of revenue और customer goodwill ये कहाँ से आ रहा है, ये कहीं ना अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव पे आंसर जा रहा है। आप ये देखो कि ये इस सब का क्या होगा, तो टू गेन द एक्सप्लेनेशन मेक इट वॉज important to understand if credit check were not performed, then sales may be made to uncredit worthy customers, resulting in irrecoverable receivable। कि अगर हम चेक नहीं करके जा रहे हैं तो मेरे रिसीवेबल जो है कल को जो है इरिकवरेबल रह जाएंगे, क्योंकि मैं उधारी पैसे उनको दे दूंगी जिनकी पैसे देने की हैसियत नहीं होगी। So, also for deficiency of daily sales reporting being reconciled to cash card receipt once a week, many candidates did not even provide an explanation as why this was a deficiency। तो मुझे ये बता के चलना है कि ये deficiency क्यों है, ये जरूरी है। वो उन्होंने ये बताया ही नहीं, explanation ही नहीं दी। The deficiency relating to payroll calculation not being checked also provide a problematic for the candidates to gain half marks available। Candidate को क्या चाहिए, सिस्टम एरर देखें कि यस कि वो कहाँ पे, लाइक प्रॉपर डिटेल में चेक करें। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, रिकमेंडेशन। तो अब एक बात ध्यान रखना, जो डेफिशिएंसी है उसी से रिलेटेड रिकमेंडेशन होना चाहिए। तो अगेन एडिशनली रिकमेंडेशन मस्ट बी एक्शन रादर देन जस्ट ऑब्जेक्टिव, जैसे पहले वाले केस में था। ठीक है ना, candidate need to ensure that recommendations are well described, clearly address the specific control। जो कमी है उसको ठीक करने लायक होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। एंड अगेन कुछ प्रैक्टिकल सजेशन आप दे सकते हो, एंड अगेन जितना अच्छा दो उतना बढ़िया होगा। फॉर द डेफिशिएंसी दैट परचेज डिपार्टमेंट डज नॉट हैव access to GRF recommendation, give purchasing department access to GRF would only give half marks। ठीक है, नहीं है लगा दो, ये तो छोटी सी बात होगी, कहेंगे हमें भी तो पता ही है। The recommendation also need to state that the purchasing department should match GRN to order follow-up to unfollow orders, and that is why purchasing department need to be able to GRN। कि वो देखो उनको क्यों चाहिए, ठीक है, तो ये हमें बताना जरूरी है। बेसिकली एक सिंपल पॉइंट से आप जो है नहीं बता सकते, वही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं और क्या है इसमें। तो some candidate incorrectly provide test of control and even substantive procedure rather than control recommendation। देखो वैसे तो बनती नहीं है लोगों से, जब बनी ठीक है, नॉर्मली लोगों से बनती नहीं है, अब बनी तो क्या बनी, सीधा ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वाओ। एंड का टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बदले या फिर वो क्या दे रहे हैं, सब्सटेंसिव प्रोसीजर दे रहे हैं। नाउ चलिए, कंट्रोल रिकमेंडेशन शुड फोकस ऑन व्हाट मैनेजमेंट डू रादर देन ऑडिटर। और एक बात ना यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब ऑडिट रिस्क का होता है, ठीक है, ऑडिट रिस्क के केस में तो हमारा रिस्पॉन्स होगा, उसमें ऑडिटर का जाना चाहिए, व्हाट ऑडिटर विल डू। और जब बात आ रही है हमारी लाइक कंट्रोल वाला, उसका जो रिकमेंडेशन होगा उसमें आपका पर्सपेक्ट क्या होगा, व्हाट मैनेजमेंट विल डू। ठीक है, अब अगेन कुछ क्वेश्चंस है, फोकस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करो इस वाले चैप्टर एरिया से। तो उन्होंने बता दिया कि ये क्वेश्चन करो। अब आप ये देखो कि लाइक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए कितना अच्छा रिसोर्स है। अब एक ना क्वेश्चन ना हमारे पास लाइक जरूर आता है, गोइंग लाइक रिपोर्टिंग एरिया बेस पे, वैसे हम कर चुके हैं रिपोर्टिंग एरिया बेस पे। तो अब देखो, this 20 marks question is based on D company, an audit firm due to commence an audit of existing client Everest company which manufacture garden furniture। The question test candidate the knowledge of substantive procedure, again current asset receivable, right, going concern, देखो going concern आ गया, and audit report। तो वही है, बेसिकली ये नहीं कि मैं पढ़ के बैठी हूँ, मैंने नहीं पढ़ा ये सच में, बट एक्चुअल में क्या है कि ये कुछ ऐसे एरियाज है जो कि ऑडिट के पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। ऑडिट के पेपर में बच्चे फेल भी सबसे ज्यादा होते हैं। और मैं आपको बच्चों एक बात बता दूं
कि ऑडिट का पेपर वन ऑफ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल पेपर है, अगर आप उसको ढंग से समझ जाओ पेपर से पहले। और अभी है हमारे पास टाइम, 15 दिन पहले भी अगर आप ढंग से समझ आओ ना कि इसका अंदर का है क्या, लूप होल क्या है, तो मुझे पकड़ना है एंड जिसको पकड़ के मैंने पास हो जाना है, यू आर डन। Candidate must strive to understand the substantive procedure and apply good exam technique. Is include tailoring procedure to a specific requirement of the question. Too often candidates have wrote learn as a set of standard tests and they are then produced to each requirement without considering relevant to the scenario provided. And ये बात ध्यान में रखना, देखो प्रोसीजर्स को तो हम पढ़ ही लेंगे नो डाउट, बट कई बार क्या होता है कुछ प्रोसीजर सिनारियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आते हैं, तो वहां पर जब है सिनारियो रिलेटेड वर्ड्स का ध्यान में रखना। राइट, ऐसे नहीं कि जो मैंने आपको बोल दिया पहले एएसपी ऐसे लगा दो और लगा दिया, साथ साथ ऑब्वियसली सिनारियो रिलेटेड है तो सिनारियो रिलेटेड बात पे हम जाएंगे। ऑडिट प्रोसीजर must be sufficiently detailed. For example, review disclosure would only get half marks. तो अगर पूरा मार्क्स चाहिए तो यस, किसके अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर आप चेक कर रहे हो, किसके अकॉर्डिंगली चेक कर रहे हो कि डिस्क्लोजर सही है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो मेरे पास सब्सटेंसिव प्रोसीजर है, इन्होंने बता दिया पीपीई के रिगार्डिंग, ये इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस, क्योंकि देखो प्रोसीजर एक ऐसा एरिया मैं ऐसे बोल दूं में कोई फायदा नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा बढ़िया है। तो नाउ क्या कह रहे हैं मिस्टेक्स में बच्चों की, सम कैंडिडेट इंक्लूडेड प्रोसीजर सच एज ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड रिव्यू बोर्ड मिनट्स फॉर ऑथराइजेशन ऑफ एडिशन, both of which did not gain credit. वैसे इसका मार्क्स मिलता है, क्यों नहीं मिला? Requesting written representation should be restricted to the areas where auditor is relying on the management judgment. ठीक है, अच्छा है, आपने किट्स में भी देखा होगा, स्टडी हर्ड में भी देखा होगा कि रिटन रिप्रेजेंटेशन है, बट मैं उसको यूज कहाँ पे करूं? देखो कई बार क्या होता है, लाइक देखो खाने में नमक की जरूरत, राइट, और स्वीट डिश में नमक की जरूरत, समझ जाओ अपने आप। तो reviewing the board minutes for authorization is test of control rather than substantive procedure. ठीक है, तो ये substantive procedure नहीं है, कब कब कहां पे आएगा ध्यान में रखना है। Additionally, some candidate ignore the requirement to only provide procedure for matters identified and listed generic PP test. तो देखो जो जिस स्पेसिफिक रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंगली था ये क्वेश्चन में, वो इग्नोर कर गए बच्चे। नाउ अब देखो सब्सटेंसिव प्रोसीजर का एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो कि ऑडिटर करेगा रिगार्डिंग द मैटर्स आइडेंटिफाई इन रिलेशन टू करंट एसेट रिसीवेबल्स। ठीक है, ये कहते हैं पार्ट ए की तरह है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड रिव्यूइंग द सिनेरियो एंड अंडरस्टैंड द इशू बीइंग डिस्क्राइब्ड। आपके पास सिनेरियो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है, सिनेरियो स्पेसिफिक ही जाना है, बिना सिनेरियो स्पेसिफिक प्रोसीजर बनाओगे सिर्फ एएसबीपी लिख दोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। सुन लो मेरी बात। नाउ as the request is of 4 mark, requirement is of 4 marks, 4 प्रोसीजर ही चाहिए, 4 हो पर ढंग के हो। So the straightforward procedure will gain credit in this session, including the reviewing correspondence, insurance company, ये सारे pointers, तो वो आप कर सकते हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मंगा सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पर उसकी सुटेबिलिटी है। देखो क्या गलतियां, ये गलत वाले, relating to trade receivable, insurance claim is not a trade receivable, right? And contact company lawyer, this was an insurance claim, so contacting lawyer is irrelevant. Contact the company का insurance company, the insurance company will not respond request to audit firm as whether the claim will be paid. तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो ये ढंग से देखो प्रोसीजर बनाओ, ढंग से बनाओ। इन्होंने हिंट दे दिया कि कौन से वाले पॉइंट्स गलत हो सकते हैं एंड उसी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जैसे कि आगे इन्होंने गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंगली भी दे दी है, तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एंड देन उसके बाद देखो डिस्कस द इश्यूज डिस्क्राइब एंड द इम्पैक्ट द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एवरेस्ट कंपनी फॉर एडिकेट एंड इनएडिक्वेट गोइंग कंसर्न डिस्क्लोज। तो अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास एडुकेट या इनएडुकेट गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंगली डिस्क्लोजर है तो आपको बताना है। ऑल्दो द ऑडिट रिपोर्ट फीचर्स रेगुलरली इन द एग्जाम। ठीक है, तो देखो वैसे ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसा एरिया जो कि आपके पेपर में रेगुलरली आता रहता है, राइट। सो उसके अलावा ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक यू नो लाइक there are several ways in which it can be tested. Candidate must be prepared to explain any type of question. और देखो बहुत वेज में ये टेस्ट हो जाता है, तो कैंडिडेट्स को खास करके ध्यान में रखना है कि किस किस वे में आ सकता है। फॉर द रिक्वायरमेंट मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर डिस्कशन ऑफ द इशू। कैसे मार्क्स मिलेगा, इशू को डिस्कस करो।
उसका उस इश्यू का जो भी इश्यू अराइज हुआ है सिनेरियो में, वो क्या है इश्यू वो बताओ। मटेरियलिटी कैलकुलेट करते होते हैं हम, हाँ ना, रिपोर्टिंग के केस में। एंड उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर करो, एंड अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो क्या इफेक्ट होगा रिपोर्ट पे। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द इश्यू। इट शुड बी relatively straightforward as detail will be provided। क्वेश्चन में होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन। In this case, issue relate to whether going concern uncertainty relating to renewable of overdraft facility have been adequately disclosed in the financial statement. So, to be awarded the marks for discussing the issue, candidates should not just copy and paste the information from the question, but must explain the impact. In this case, the issue is that renewable of overdraft facility will be decided after the audit report has been signed. This is a material uncertainty. मैं आधा नंबर इसका दूंगी, इसका ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट क्या होगा, आधा नंबर इसका मिलेगा। एंड मेनी कैंडिडेट स्टिल डू नॉट अटेम्प्ट दिस पार्ट, एंड इसीलिए उनको मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, तो आपकी इस एरिया के रिगार्डिंग भी गोइंग कंसर्न का मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, ठीक है, ये हमें वो पता है कि एक मटेरियल अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न, देखो गोइंग कंसर्न होना ना होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, गोइंग कंसर्न नहीं है, बट उसका ट्रीटमेंट गोइंग कंसर्न बेस पे किया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस बेस पे बनाई गई है, तो इश्यू अराइज होगा। ये कंसेप्ट है, इसका ध्यान रखो। ठीक है, तो ये आपको फिर उस वाले केस में मेरी रिपोर्टिंग चेंज होगी, रिपोर्टिंग का आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि यस, बहुत कम लोग जो है इसको नहीं कर पाए, बट यस इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्होंने बता दिया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो आप कहाँ से कर सकते हो। तो बच्चों देखो, ये तो आपके पास एरिया आ गया कि आप यहाँ पे कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप इससे आपको आइडिया प्रॉपर मिल चुका है। एंड गाइस प्लीज मेक श्योर कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट का एक अपना अलग ही रेलेवेंस है, तो उसको जरूर प्रैक्टिस करो। जिस वे में बताया गया है उसी वे में प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे। उसी क्वेश्चन पेपर का एग्जामिनेशन रिपोर्ट पढ़िए, एंड देन अपने सजेस्टेड आंसर से मैच कीजिए, एंड देखिए कि क्या आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं, एंड गलतियां कर रहे हैं तो सुधारिए। पेपर में बैठने से पहले अपनी गलतियां सुधारिए। ये प्रोसेस को रिपीट कीजिए 2 से 3 बार, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एसीसी एग्जामिनेशन। So guys, thank you so much and good luck for your ACCA examination.